इलाहाबाद जाने वाली रेल के बारे में मालूम किया और जब रेल आई तो इसमें बैठ गया। अब दिल वालदैन में उलझ गया था। एक अजीब हूक उठ रही थी, कानों में इनकी आवाज हो रही थी। रेल में बहुत से मुसाफिर थे, लेकिन मैं सबसे लापरवाह इस वक्त इस तस्वुर में खोया हुआ था। इलाहाबाद स्टेशन का बोर्ड नजर आया और मैं मुख्तसर सामान समेटे नीचे उतर आया। बड़ा तारीखी शहर था और ज़माना तालिब इल्मी में इसके बारे में बहुत से मालूमात हासिल हुई थी, मगर इस वक्त दिल की धड़कनें बेतरतीब थी। इस एहसास ने खौफ चेहरे पर जमा कर दिया था कि क्या मामूर रियाज इसी शहर में है और क्या माँ बाप के यहाँ होने के इम्कानात हैं। आह, क्या मेरी तकदीर ऐसी है। बाहर तांगे खड़े हुए थे। एक तांगे वाले से कहा, हवेली शाहपुर चलोगे? बैठो भैया जी, 3 रुपए होंगे। मैं तांगे में बैठ गया और तांगा सफर करने लगा। कोई 50 मिनट का सफर तय करके एक जगह तांगा रुक गया। अब कहाँ चलूं? हवेली कहाँ है? मैंने पूछा। कौन सी हवेली? हवेली शाहपुर। यही मोहल्ला है भैया जी, हवेली तो कहीं नहीं है, तांगे वाले ने कहा और मैंने नीचे उतरकर किराया अदा कर दिया। दोनों में दुकानें खुली हुई थी। एक दुकानदार से वो पता पूछा जो इलियास खान ने बताया था। इलियास खान वो सामने वाले घर में रहता है। दुकानदार ने खुशगवारी से बताया। बड़ी सही जगह पहुंचा था, मगर घर देखकर अजीब सा एहसास हुआ था। अब्दुल कद्दूस तो बड़े कुरफर के आदमी थे और इलियास खान इनकी बेटी का ससुराली रिश्तेदार। जाहिर है शेख साहब ने बेटी किसी मामूली घर में तो ना ब्याह दी होगी। ये घर तो बहुत मामूली था। मैं इसके दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक दी तो एक उम्र रसीदा शख्स ने दरवाजा खोला। जी फरमाइए, इलियास खान साहब यहीं रहते हैं? जी हाँ, दिल्ली से आया हूँ, इनका शनासा हूँ। मुझे यहाँ आने की दावत देकर आए थे। अगर वो मौजूद है तो इन्हें बता दीजिए कि शेख अब्दुल कद्दूस के यहाँ से मसूद आया है। ओहो, तो शेख साहब के यहाँ से आए हो? बेटा 1 मिनट रुको, जरा बेटा खोल दूं। बुजुर्ग अंदर चले गए, फिर बड़े एहतराम से मुझे अंदर ले गए। मुझे बैठाकर बोले, बेटा मैं पानी ले आता हूँ, मुंह हाथ धो लो, खाने का वक्त हो गया। पहले खाना खाएंगे फिर बातें होंगी। आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। इलियास खान मौजूद है? मैंने पूछा। नहीं, मगर आ जाएगा। ओहो, मेरा भी कैसा दिमाग खराब हो गया। 70 साल उम्र हो गई है। बेटा क्या करूं? मैं इलियास खान का बाप हूँ, जमाल अहमद खान नाम है मेरा। वो गया हुआ है, आ जाएगा, अभी आता हूँ। बुजुर्ग बाहर निकल गए। कुछ देर बाद लोटे में पानी ले आए। मैंने भी तकल्लुफ खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद खाना आ गया। बुजुर्ग मेरे साथ खुद भी खाने में शरीक हो गए। फिर जब बर्तन वगैरह समेट गए तो बुजुर्ग मेरे पास आ बैठे। हाँ मियाँ साहब, सुनाओ दिल्ली की दास्तानें। शेख साहब कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। मैंने कुछ दिन वहाँ कयाम किया था। मेरी शेख साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं, एक घर से वहाँ मुकीम था। वहीं इलियास खान साहब से शनासाई हुई। दावत दे आए थे मुझे। मियाँ मोहब्बतों के रिश्ते सब कुछ होते हैं, तुम इतना फासला तय करके यहाँ आए, इतना ही काफी है। तो इलियास खान दिल्ली में मौजूद था? जी। मैंने बुजुर्ग को देखा। हाँ, मुझे पता नहीं था। खैर छोड़ो। दरअसल अलीमुद्दीन खान मेरे मामूजाद भाई हैं। इनके बेटे जमीलुद्दीन खान से शेख अब्दुल कद्दूस की बेटी की शादी हुई है। हम गरीब लोग हैं, मगर शेख साहब ऐसे वफादार आदमी हैं कि बेटी के ससुराल के कुत्ते की भी इज्जत करते हैं। ये इलियास इसी हवाले से वहां पहुंच जाता है। हालांकि किसी को जेर बार करना अच्छा नहीं होता। अच्छा मियाँ, सफर से थक गए होगे, आराम करो, सो जाओ, शाम को बातें होंगी। दरवाजा चाहो तो अंदर से बंद कर लो। अच्छा, खुदा हाफिज। यह कहकर वो बाहर निकल गए। ये कमरा भी शायद मेहमान खाने की हैसियत रखता था। यहाँ की हालात का कुछ अंदाजा इन चंद बातों से हो गया था। हालांकि शेख साहब की हवेली में कुछ और ही सुना था इलियास खान के बारे में, मगर वो नौकरों की बात थी जो बस इतना जानते होंगे कि इलियास खान बड़ी बिटिया के ससुराल वाले। मगर इलियास खान वो जो कुछ लाया है वो इस घर की तकदीर बदल सकता है। इसने आगाज क्यों नहीं किया? इलियास रात के खाने पर भी नहीं था। बुजुर्ग शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मेरे इसरार पर उन्होंने कहा, बस मियाँ तकदीर का खोटा हूँ, बुरी सोबतों में रहता है वो। हालांकि मेरा इकलौता बेटा है। एक बहन है इसकी जो हमारी गुर्बत का शिकार होकर कमारी बैठी है, मगर वो तवज्जो नहीं देता। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मेरे ख्यालात की तस्दीक हो गई थी। बुजुर्ग से कुछ ना कहा। रात के 12 बजे होंगे कि दरवाजे पर आहटें हुई और फिर इलियास खान अंदर दाखिल हो गया। नशे में धुत था, कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा लाल भभूका हो रहा था। मेरे कदमों में बैठ गया। पीरो मुर्शिद आप आ गए। मेरे मुर्शिद। वो मेरे पांव चूमने की कोशिश करने लगा और मैंने इसे जोर से धक्का दे दिया। तुम इतने गिरे हुए हो इलियास खान, एक बूढ़े बाप के बेटे, एक जवान बहन के भाई होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहाँ है जो तुम्हें मिला था? आपने मेरी तकदीर बना दी है, मेरी इज्जत बना दी है। एक बार फिर लोग मुझे झुक झुक कर सलाम करने लगे हैं। कमलावती ने मेरे लिए नाचना शुरू कर दिया है। गुलनार मुझ पर जान छिड़कने लगी है। पीर मुर्शिद खुश आमदीद, खुश आमदीद, वो नशे में लड़खड़ाती आवाज में बोला। इसी वक्त बुजुर्ग अंदर आ गए। इसे ले जाओ मसूद मियाँ, अभी सुबह ही को होश में आएगा। वो इलियास खान का बाजू पकड़कर इसे घसीटते हुए बाहर ले गए। मुझे सख्त दुख हुआ था। इस घर की कसम परसी का आलम आंखों से देख लिया था। इलियास खान के चंद जुमलों से मुकम्मल सूरत हाल मेरे इल्म में आ गई थी। मैं समझ गया था कि अशरफियों से भरा कलिस कहाँ गया। दफन ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक फाश गलती का एहसास। बरकत की जड़ में मदफून वो खजाना मुझे नजर आया था। इसकी कहानी भी मुझे पता चल गई थी, लेकिन वो खजाना मेरी मलकियत कहाँ से हो गया? मुझे यह कहाँ से था कि मैं इसे अपनी मर्जी से किसी को दे दूं? ये जाने बुझे बगैर कि कहाँ इस्तेमाल होगा। इलियास खान की शख्सियत किसी हद तक मेरे इल्म में आ गई थी। जो शख्स सट्टा खेलता हो वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। इसके बारे में तो मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था, मगर मैंने ये सब सोचे समझे बगैर इसे कलसे का पता बता दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी इससे जाती गर्ज थी। मैं इसके जरिए मामूर रियाज का पता मालूम करना चाहता था। एकदम इस संगीन गलती का एहसास हुआ था। ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब बात थी। मुझे बेख्तियार होकर ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। दिल बड़ा बेचैन रहा। रात सुकून से सो ना सका। अली सुबह जाग गया।
नमाज पढ़ी। इस दौरान जमाल अहमद खान साहब वहां आ गए। मुझे देखकर आप दीदा हो गए। नमाज पाबंदी से पढ़ते हो बेटे? कोशिश करता हूँ मोहतरम, अल्लाह कबूल करे। जवानी की इबादत कबूल होती है, नेक वालिदैन की औलाद हो। हम इस खुशी से महरूम हैं। हमारे साहबजादे खराटे भर रहे हैं। एक नजराना पेश करना चाहता हूँ मोहतरम, इनकार ना कीजिएगा। मैंने एक और बाहर जाने की थैली से मुट्ठी भर अशरफियां निकाल कर इन्हें पेश कर दी। बाकी इसलिए रहने दी थी कि मुझे जरूरत थी। ये क्या है? बुजुर्ग लरज कर बोले। एक नाचीज का नजराना अपनी बहन के लिए। आपके बोझ में हिस्सा बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं बेटे, हमारा तो सही से तारुफ भी नहीं है, इस पर हमारा हक नहीं। आपने फरमाया था मोहब्बतों के रिश्ते सब कुछ होते हैं। मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, मगर बेटे इनकार ना करें और इन्हें महफूज रखें। बड़े जतन के बाद जमाल अहमद ये अशरफियां कबूल की थी। हम नाश्ता कर चुके थे। जब इलियास खान की सूरत नजर आई, मुझे देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। रात को भी आपकी खिदमत में हाजिरी दी थी मुर्शद, मगर इस वक्त वो बाप को देखकर खामोश हो गया। होश में ना थे, जमाल खान ने कहा और उठकर बाहर चले गए। सारी रात आपको ख्वाब में देखता रहा। इस वक्त भी ये देखने आ गया था। रात की वो कैफियत भी तो ख्वाब नहीं थी। मुर्शद, आपके आने से नई जिंदगी मिली है मुझे और मेरे दोस्तों को भी। मुर्शद, आप देखिएगा कि यहाँ आपका कैसा इस्तकबाल होता है। वो लोग तो मुसलसल इसरार कर रहे थे कि आपको लेने दिल्ली चला जाए। सब गायबाना मुरीद हो गए हैं आपके। कौन लोग? मैंने हैरानी से कहा। वो फरीद खान, नवाब दिलबर, रहमत यार खान। बड़ी मुश्किल से बाज रखा और यकीन दिलाया कि मुर्शद यहाँ जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है और अल्लाह वाले झूठा वादा नहीं करते। तुमने सबको बता दिया हमारे बारे में? वो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं मुर्शद। आपने क्या मेरे अब्बा को इस दौलत के बारे में बता दिया जो आपने मुझे अता फरमाई है? नहीं, मैंने अफसरदगी से कहा। ये सारी बातें सुनकर मुझे अफसोस हो रहा था। सब कुछ मेरी हिमाकत की सबब हुआ। मैंने कहा, तुमने मेरा काम भी किया इलियास खान। भला बोल सकता था। मामू रियाज मिले? मुंशी रियाज आपके मामू हैं? हाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। हाँ, वो मिल गए। मेरे बारे में इन्हें बताया? मैंने फूले हुए सांस के साथ पूछा। आपका पैगाम दिया था इन्हें? कुछ बोले? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, खामोशी से मुझे देखते रहे। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अच्छा। मैं हैरान रह गया। और कुछ नहीं कहा उन्होंने? कुछ खुशी नहीं हुई इन्हें इस खबर से? अंदाजा तो नहीं होता था तुमने इन्हें ये सब कुछ बताया था जो मैंने कहा था? मनोहन, इलियास खान ने कहा और मेरा दिल डूबने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या वजह है? मामू रियाज को कोई खुशी नहीं हुई मेरे बारे में सुनकर? क्यों? आखिर क्यों? इस वक्त वो कहाँ होंगे? फरीद खान के साथ ही मिलेंगे। मुझे वहां ले चलो इलियास खान, मुझे फौरन वहां ले चलो। मैंने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा। बस जरा नाश्ता कर लूं, इतनी देर में आप तैयार हो जाइए, इलियास खान बोला और मैंने गर्दन हिला दी। एक एक लम्हा शाक गुजर रहा था। हजारों परेशान कुन ख्यालात ने घेर रखा था। आह, क्या हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? कुछ देर के बाद इलियास खान तैयार होकर आ गया और मैं इसके साथ घर से बाहर निकल आया। मामू रियाज मुझसे इस कदर बेगाना हो गए, इन्हें खुशी नहीं हुई मेरे बारे में सुनकर? क्यों? क्या इन्हें इलियास खान की बात पर यकीन नहीं आया, या फिर वो लोग मेरी वजह से इस कदर परेशान हुए हैं कि इनके दिलों में मेरा कोई मकाम नहीं रहा? वो मुझसे नफरत करने लगे हैं? क्या अम्मी भी, अब्बू भी और मेरी बहन? हलक में गोला सा अटक गया। इलियास खान ने तांगा रोक लिया था। आपने पहले क्यों नहीं बताया था? इलियास खान ने कहा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। ये कि मुंशी रियाज आपके मामू हैं? हाँ, बस यूं ही। आपका पूरा खानदान होगा मुर्शिद? हाँ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलियास खान ने। मैं खामोश रहना चाहता हूँ, मैंने कहा और इलियास खान ने गर्दन हिला दी। तांगा रवाना हो गया। इलियास खान ने तांगे वाले को एक पता बताया था, मगर मैंने इस पर गौर नहीं किया। इलाहाबाद के गली कुचे निगाहों से गुजरते रहे, मगर मैंने निगाह भरकर नहीं देख सका। दिमाग बुझा हुआ था, दिल में आरज़ुओं की कसक थी। माँ बाप का एहसास हो रहा था। वो यहाँ मामू रियाज के साथ हैं भी या नहीं? वैसे उम्मीद तो यही थी कि वो मामू रियाज के साथ होंगे। मामू रियाज बचपन ही से अम्मी के साथ थे। मुश्किल हालात में वो कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आह, काश वो सब यहाँ हों। बहुत फासला तय हो गया। फिर तांगा एक बहुत बड़े मकान के सामने रुका। लकड़ी का बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इलियास खान ने इसे खोला और अंदर दाखिल हो गया। आइए मुर्शिद, बेधड़क आइए, वो बोला। क्या ये फरीद खान का घर है? मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखते हुए पूछा। ये नवाब दिलबर की हवेली है। यहाँ क्यों आए हो? या सब यहीं मिलेंगे? मामू रियाज भी? हाँ, वो आगे बढ़ता हुआ बोला। मैं झिझकते कदमों से आगे बढ़ा। वसी अहाते में जगह जगह झाड़ झंकार उगे हुए थे। सामने एक बड़ा दरवाजा था जिसे खोलकर इलियास खान ने मुझे अंदर आने को कहा। यहाँ खवातीन नहीं है? नहीं, इलियास खान बोला। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे कि हमें दो अफराद नजर आए। वसी हाल में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सामने मेज पड़ी हुई थी जिसमें खाली बोतल और खाली गिलास रखे हुए थे। वो चौंक कर हमें देखने लगे। मैंने इन दोनों को भी पहचान लिया था। ये भी इस वक्त मौजूद थे जब मैंने मामू रियाज को देखा था। उन्होंने मुझे देखा, फिर सवालिया नजर से इलियास खान को देखने लगे। मुर्शिद है, इलियास खान बोला। कौन मुर्शिद? इनमें से एक ने पूछा। कमाल है, मुर्शिद को नहीं जानते? मैंने बताया था तुम्हें कि आने वाले हैं। अरे वो अरे तोबा, ये है वो। माफ कीजिएगा मोहतरम, हम पहचान नहीं सके थे। वो आए और मेरे हाथ पकड़ पकड़ कर चूमने लगे। मुर्शिद, ये फरीद खान है और ये रहमत यार खान। मैंने आपको बताया था ना? ओ हाँ, फरीद खान साहब, हमें मुंशी रियाज से मिलना है।
काम से गए हुए हैं, आते ही मिलवा दिया जाएगा आपसे। मुर्शिद फरीद खान ने कहा, आप तशरीफ रखिए, शुक्रिया। कब तक आ जाएंगे? मैंने बेसब्री से पूछा। हमें आपकी आमद का इल्म नहीं था अली हजूर, वरना इन्हें ना जाने देते, चंद कामों से गए हुए हैं, इसमें कुछ देर लग जाएगी, आप तशरीफ रखें। रहमत, तुम नवाब साहब को खबर दे दो। रहमत यार खामोशी से उठकर अंदर चला गया था। फरीद खान बार बार मुझे देखने लगता था। फिर दो आदमी अंदर दाखिल हुए, एक रहमत यार था और दूसरा यकीनन नवाब दिलबर होगा। ये शख्स इन सब में नुमाया नजर आ रहा था। गहरी सुर्ख आंखें, मोटे होठों पर पान की दड़ी जमी हुई थी, इसके दो दांत सोना चढ़े थे। तो ये हैं तुम्हारे मुर्शिद इलियास खान? नवाब दिलबर बोले। हाँ यही है, हमें तो अब भी यकीन नहीं आया। वो बोला, क्या मतलब? सिखा पढ़ा कर लाए होगे? कौन सा मुश्किल काम है? तुम लोगों ने इन्हें समझाया नहीं? पहले भी उन्होंने ऐसी बातें की थी, बर्दाश्त की एक हद होती है। अब मुर्शिद के सामने भी यही बातें हो रही हैं। मेरी गलती यही है कि दोबारा तुम लोगों के पास आ गया और सब कुछ ईमानदारी से तुम्हारे हवाले कर दिया। नवाब दिलबर, ये तुम्हारी ज्यादती है। अहमद यार बोला और दिलबर ने क्या लगाया, अच्छा ज्यादती है तो कमी किए देते हैं, मगर बड़े छोटे हैं मुर्शिद, अभी तो गिल्ली डंडा खेलने के दिन है। खैर हमें क्या, यारों का कहना है, मान लेते हैं। अम्मा कुछ खातिर मदारत करो इनकी। इलियास खान अंदर ले चले, इन्हें यहाँ चौराहे पर क्यों बिठा रखा है? इलियास खान तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा, ये सब आपसे मिलना चाहते थे मुर्शिद, मैंने इनसे वादा किया था कि मुर्शिद आए तो इनसे जरूर मिलाऊंगा, मगर मैं सिर्फ मुंशी रियाज से मिलना चाहता हूँ, इनसे भी मिल लेना मियाँ, परेशान की क्या बात है, हम भी इतने बुरे नहीं हैं। नवाब दिलबर मस्खराना अंदाज में बोला। मुझे बेचैनी का एहसास होने लगा, सब कुछ गलत होता जा रहा था। ये लोग बुरे लोग मालूम होते थे, इसका अंदाजा मुझे पहले कर लेना चाहिए था, इब्तदा ही से अंदाजा हो जाना चाहिए था। वो मुझे किसी बेहतर जगह नहीं मिले थे। तवाइफों के कोठे पर नजर आने वाले लोग अच्छे तो नहीं होते। मैं इतना फ्यास हो गया कि जेर जमीन नजर आने वाला खजाना इलियास खान के सुपुर्द कर दिया अपनी मलकियत की तरह, और फिर बड़ी गलती हो गई। इसका एहसास तो पहले ही हो गया था। उठिए मुर्शिद, इलियास खान ने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मामूर रियाज मिल जाए तो बाद में मुझे इनसे मिला देना। मैंने उठते हुए कहा, अरे कहाँ मियाँ खान, मेहमान आते अपनी मर्जी से हैं, जाते मेजबान की मर्जी से हैं। अबे तुम लोग आंखें फाड़ रहे हो, ले चलो इन्हें अंदर। इस बार नवाब दिलबर का लहजा सख्त था। वो खड़े हो गए। इलियास खान के अंदाज में झिझक नजर आ रही थी। इसने कहा, चलिए मुर्शिद, गोया तुम लोग मेरे साथ सख्ती पर मादा हो। अमा हमसे बात करो खान, हमारा नाम है दिलबर, छुरी का खेल खेलते हैं और पक्के दोज़खी है। जन्नत तो हमें मिलने की नहीं है, गुनाह ही इतने किए हैं, तुम जानो। एक कत्ल की सजा भी मौत है और 10 कत्ल की भी। 150 गुना और करेंगे तो भी दोज़ख जाएंगे। ये बेचारे कच्चे हैं, तुमसे डरते हैं। उठो अंदर चलो, वरना छुरी घूम देंगे और अंतरियां निकाल के अलगनी पर लटका देंगे। इसने नेफे से छुरी निकाल ली। मुझे उठना पड़ा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है इलियास खान, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी मुर्शिद, बल्कि हम तो आपके आसमान पर बिठा देंगे, खलकत का आपके पाँव चूमेगी। आप देखे तो सही, नवाब साहब आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इलियास खान और तुम हमें धोखा देकर यहाँ मुजरमों के दरमियान ले आए, खैर हिसाब हो जाएगा। मैं उठकर इन लोगों के साथ अंदर आ गया। बाहर से बुरे हाल नजर आने वाली ये इमारत अंदर से बहुत बेहतर थी। मुझे काफी अंदर एक कमरे में लाया गया। यहाँ खूब रोशनी थी, कुछ कदीम फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। दिलबर ने मुझे बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गया। हाँ मियाँ खान, कहानी ये है कि ये इलियास दिल्ली गया, वापस आया तो सोने के ढेर लाया था। हम लोग पुराने साथी हैं, कभी अच्छे खानदानों के थे, मगर वो पुरानी बात है। वक्त ने जो राह दिखाई वो देखनी पड़ी और जो कराया वो करना पड़ा। अब तो माजी की सारी बातें भूल गए, जहाँ से जो कुछ मिल जाए सारे मिलकर काम चला ले में हैं। सो जब इलियास खान गनियों के तोड़े लेकर आया तो सीधे हमारे पास पहुंचा। दोस्ते में मुआहदा है, मगर इसने कहानी बड़ी अजीब सुनाई। हमें तो खैर ऐसी बातों पर यकीन नहीं आता, मगर ये सब लट्टू हो गए। ऐसे मियाँ साहब मिल जाएं तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। हम भी चुप हो गए कि चलो तेल देखो, तेल की धार देखो। भाई जी पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन? तुमने हमें शक्तिपुर में देखा था? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। कहाँ? शगुंता नामी तवाइफ के कोठे पर। तुम वहां क्या कर रहे थे? कुछ कर रहा था, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। यही तो कांटे की बात है, यहीं से तो पोल खुलती है। ऐसे शौकीन दरवेश कहाँ मिलते हैं? चलो मान लो, मगर वो गिनिया कहाँ से आई? क्या सच्ची मुच्ची तुमने वो खजाना बताया था? हाँ। तब तो प्यारे और भी खजाने मालूम होंगे तुम्हें। क्यों? कुछ नहीं मालूम मुझे। वो कैसे मालूम हो गया जो इलियास खान को दिया था? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। गोया शराफत से कहा हम नहीं निकलेगा। तुम्हारी मर्जी है मियाँ खान, आओ हम तुम्हें अपना खजाना दिखाएं। लेकर आओ मुर्शिद को, नवाब दिलबर ने कहा। एक बार फिर दलदल में फंस गया हूँ। जो किया है इसका खमियाजा शुरू हो गया है। अब नुकसानात के सिवा कुछ नहीं होगा। जाना पड़ा। बड़ी पुरस्कार हवेली थी, कमरे सब के सब वीरान पड़े थे। एक कमरे में कैद खाने का दरवाजा था। ये दरवाजा एक अलमारी के पीछे था, जिसे दो आदमी ने पूरी पुल से सरकाया था। तब वो दरवाजा नुमदार हुआ था। अलमारी हटाने से जो जगह पैदा हुई थी, इसमें कवाड़ खुला था और गहरी तारीकी थी। रहमत यार खान ने मेरा हाथ पकड़ा। इलियास खान ने माचिस निकालकर तीली जलाई और मुझे जीना नजर आ गया जो नीचे जाता था। 12 सीढ़ियां थी, इसके बाद कोई लामहदूद जगह जो तारीख पड़ी थी। नवाब दिलबर पहले ही नीचे उतर गया था। फिर इसने एक शमदान में लगी लंबी लंबी शमें रोशन कर दी। शमदान एक बुलंद स्टैंड पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से रोशनी फैल गई थी। यहाँ एक बेड पड़ा हुआ था और बैठ की कुछ आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। दूसरे लोग भी बैठ गए। तो मियाँ मुर्शिद, असल बात तो तुम ही जानो। हमसे जो कहा गया है हमें तो वही मालूम होगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो नवाब दिलबर, जिंदगी भर नहीं किया, अब क्या करेंगे? मगर तुम नेकी कर लो। क्या चाहते हो? खजाना, खजाने, सिट्टे के नंबर, डरबी की रेस में इनाम,
17 तारीख को बंबई में डर्बी हो रही है, घोड़ों के नंबर बताओ, सिट्टे के 2-4 नंबर बता दो, कोई खजाना दबा पाया हो तो वो बता दो, हमारी जरूरत पूरी हो जाए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुंशी रियाज कहाँ हैं, इनसे भी मिला देंगे। हमारा काम होने के बाद तुम्हारा कोई काम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? बस वो खजाना मुझे जमीन में दफन नजर आ गया था, मैंने इलियास खान को बता दिया। जमीन में खजानों की क्या कमी है, तुम्हें सैर करा देंगे चंदा। यहाँ बड़े बड़े राजों महाराजों की महल, 2 महलों के खंडर बिखरे पड़े हैं, कहीं तो कुछ मिलेगा। वैसे चंदा ये तो तुम्हें करना ही होगा, हम बड़े सर फिरे हैं। जमीन में छुपे खजाने देख सकते हो तो इस तहखाने के फर्श के नीचे भी झांक लेना, 4 बंदों की हड्डियों के ढांचे नजर आ जाएंगे तुम्हें, इनसे लगी हुई थी हमारी, गला दबाकर यहीं कब्रिस्तान बना दिया ससुरों का। पूछ लेना इनसे, सारी राम कहानी सुना देंगे तुम्हें। हमारी ना मानी तो वैसे भी तुम अल्लाह वाले हो, यहाँ दफन हो गए तो बरकत रहेगी, क्या समझे? ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मजाक समझ रहे हो मियाँ सब हमारी बात को? चलो थोड़ा सा आराम करने दो, 2-3 दिन बाद देखेंगे। नहीं नवाब दिलबर, ऐसे कहीं काम होता है? इलियास खान बोला। अबे रहमत यार, ये इलियास खान कुछ ज्यादा बोलने लगा है, कई दफा देख चुका हूँ। मियाँ 9 गुनियों पर अकड़ रहे हो तो हिसाब किताब कर लो, लाखों खर्च कर चुका हूँ तुम पर, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके, अब हमें अपना काम करने दो। आओ, नवाब दिलबर ने सख्त लहजे में कहा, और इस बार इलियास खान कुछ ना बोला। वो सब सीढ़ियां अबूर करके बाहर निकल गए और दरवाजा बंद हो गया। मेरे बदन में ठंडी लहरें पैदा हो रही थी, दिमाग पर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। जो कुछ हुआ वो होना चाहिए था, बल्कि ये तो कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए था। फल चखने के दौर से गुजर रहा था, कुछ खाने की इजाजत मिली थी, मगर मैंने बाग लौटाने शुरू कर दिए थे। मुझे इसका हक कहाँ पहुंचता था? गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था। न जाने क्यों मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरा कोई मुहासिब नहीं है। गलती की थी, अब कुछ जहन में नहीं था, कुछ भी नहीं था। देर तक बैठा सोचता रहा, शमें रोशन थी, लो लरज रही थी, माहौल बड़ा होलनाक हो गया था। अल्फाज नहीं थे मेरे पास, अब तो माफी भी नहीं मांग सकता था। फर्श पर लेट जाने को जी चाहा और मैंने इस पर अमल कर डाला। थक गया था, शदीद थकन का एहसास हो रहा था, दिमाग को खाली कर दिया था मैंने। इस हालत में काफी देर गुजर गई। शम्में आंखों के सामने थी, पलकों पर पीली रोशनी पड़ रही थी, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर वो शम्में बुझा देता। अंधेरे से डरता था। फिर अपनी जगह से उठा शमदान उठाया और इस वसी तहखाने के दूसरे गोशे देखने लगा। बहुत बड़े हिस्से में था, खाली पड़ा हुआ था, सिवाय इन चंद चीजों के फर्श जगह जगह से खुदा हुआ था, और 4 ऐसे निशानात साफ मिल गए थे जिससे नवाब दिलबर के बयान की तस्दीक होती थी। यानी इसने 4 इंसानों को हलाक करके यहाँ दफन कर दिया था। मगर मैं इससे खौफजदा नहीं था। वो क्या, इसकी औकात क्या? मैं तो खुद से डर रहा था, जो किया था इससे दहशत ज़दा था। बहुत वक्त गुजर गया, कोई आवाज नहीं थी। एहतियातन चंद शमें बुझा दी थी, बस एक रोशन रहने दी थी। ज्यादा वक्त गुजारना पड़ा तो तारीकी में रहना पड़ेगा। नवाब दिलबर तो कई दिन की बात कर गया था। फर्श से उठकर बेड पर जा लेटा, बिस्तर से बदबू उठ रही थी मगर इस पर पड़ा रहा। फिर अचानक सरसराहटें सुनाई दी और मैं उछलकर उठ बैठा। निगाहें दरवाजे पर ही थी मगर कोई तहरीक नहीं हुई। आवाजें सुनाई दी, सिमत का भी अंदाजा हो गया। फुर्ती से पलटा और तारीकी की आधी आंखों ने इस इंसानी हवेले को देखा जो एक गोश में नजर आ रहा था। मैं शशदर रह गया। ये कौन है और कहां से आया है? हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? हम हैं, जवाब मिला। कौन? अरे हम हैं, और कौन? तुम्हारे पास हमारा एक कंबल है। क्या? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए।